जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अंड जनन। अंड जनन क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी व्यवस्थाएं कितनी है, पूरी जानकारी आज के क्लास में देने वाले हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको इतना आश्वासन देते हैं, अंड जनन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अंड जनन बहुत बेहतर से आपको समझ में आने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास अंत तक देखिएगा। अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको अंड जनन बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कीजिए अंड जनन। हेडिंग क्या करेंगे? अंड जनन। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए अंड जनन। हो गया। अब ये अंड जनन होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखिए, जो अंड जनन होता है वो अंडाशय में होता है। कहां होता है? अंडाशय में। अंडाशय में जर्म सेल पाया जाता है जिनका विभाजन होता है। वास्तव में कैसा विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन, यानी अंडाशय में उपस्थित जर्म सेल का अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत वो अंडाणु का निर्माण करेंगे और इसी पूरी प्रक्रिया को अंड जनन कहेंगे। यानी अंड जनन क्या होता है? तो अंडाशय में उपस्थित जर्म कोशिका या फिर जर्म सेल का विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात अंडाणु का निर्माण होगा। यही जो प्रक्रिया होगी, यही जो क्रिया होगी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे देश के अच्छे बच्चे? अंड जनन कहेंगे। गला बैठा हुआ है, गला साफ नहीं है, फिर भी आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना दम होगा पूरा दम लगाकर मेहनत से पढ़ाएंगे और आपको भी मेहनत से पढ़ना है, ताकि जब एग्जाम आए मेरे देश के अच्छे बच्चे तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने ना पाए। कलम की इतनी स्पीड हो कि बगल वाला माथा पकड़ ले कि अरे बाप अब हमारा का होगा। यानी जबरदस्त पढ़ाई कीजिएगा, पूरा सिलेबस घोल के पी जाइएगा। और घोल के पीना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, बेहतर पढ़ाया जाएगा, पूरी इंटर की तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर बेहतर ढंग से बायोलॉजी में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। परिस्थितियां ना देखिएगा कि सर जी पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड नहीं है लेकिन स्मार्ट पढ़ाऊंगा। ये व्हाइट बोर्ड पर भी स्मार्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बोर्ड पे हम नोट करेंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा, 1% भी समस्या नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग अंड जनन की परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा क्या निकल के आएगा? परिभाषा निकल के ये सामने आ रहा है कि अंडाशय में उपस्थित जर्म सेल के विभाजन द्वारा जर्म सेल के विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। को
अंड जनन, अंड जनन, अंड जनन, अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे? तो अंड जनन कहते हैं। अंडाशय में उपस्थित जर्म सेल के विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। अब एक चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं। अब कहेंगे मास्टर ये चौंकाने वाली बात क्या है? तो देखो चौंकाने वाली बात बाबू ये है, ये जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है भ्रूणी अवस्था से चालू हो जाती है, भ्रूण अवस्था से ही चालू हो जाती है। अब कहेंगे भ्रूणी अवस्था क्या है? हम जानते हैं, जैसे हम कोई शब्द बोलेंगे तुरंत पकड़ के बोलेंगे मास्टर ये क्या है? तो बाबू भ्रूणी अवस्था ये है जब कोई बच्ची अपने बच्ची या बच्ची अंड जनन तो बच्ची होगा, जब कोई बच्ची अपने मां के गर्भ में होती है उस अवस्था को भ्रूणी अवस्था कहते हैं। अब गर्भ में हुए उसको 15 दिन हुआ, चाहे 10 दिन, चाहे 1 महीना, 8 महीना, चाहे 9वां महीना चल रहा है, उस पूरी अवस्था को भ्रूणी अवस्था कहेंगे। कब तक रहेगा? जब तक बच्ची पृथ्वी पर ना आ जाए, जब तक बच्ची का प्रसव ना हो जाए तब तक वो भ्रूणी अवस्था में रहेगी। यानी बच्ची जब भ्रूणी अवस्था में होगी, मां के गर्भ में होगी, तब अंड जनन की क्रिया होगी। तब क्या होगी? तब से ही अंड जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यानी अंड जनन की क्रिया कब प्रारंभ होती है? तो अंड जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया, अंड जनन की क्रिया कब से प्रारंभ होती है? भ्रूणी अवस्था से। भ्रूणी अवस्था, भ्रूणी अवस्था से क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो अंड जनन की क्रिया कब प्रारंभ होती है? अंड जनन की क्रिया कब प्रारंभ होगी? भ्रूणी अवस्था से। भ्रूणी अवस्था से। अब कैसे होती है? जब बच्ची महज 1 माह की होगी, मात्र और मात्र जब 1 माह की होगी, उस समय उसके अंडाशय में, उस समय उसके अंडाशय में 1700 पुटक कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। यानी जब बच्ची प्रथम माह में होगी, 1 माह की होगी, 1 माह की होगी, उस समय क्या होगा? 1 माह की होगी जब बच्ची, उस समय क्या होगा? उसके अंदर 1700 पुटक कोशिकाएं, 1700 पुटक कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। यानी 1700 पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है महज 1 महीने में। और उसके बाद हर माह जैसे जैसे वो बड़ी होगी वैसे वैसे पुटक कोशिकाएं विकसित होंगी, बढ़ेगी। जैसे 1 माह की है तो 1700 पुटक कोशिकाएं, 2 माह की होगी और बढ़ेगा, 3 माह की होगी और बढ़ेगा, 4 माह की होगी और बढ़ेगा, 5 माह की जब हो जाएगी, जब वो भ्रूण अवस्था में वो जो नन्ही सी बच्ची है जब 5 माह की होगी, कितना? 5 माह की जब हो जाएगी, उस समय उसके अंदर 70 मिलियन पुटक कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। कितना? 70 मिलियन पुटक कोशिकाएं बनकर तैयार हो जाती है। कितना मेरे देश के अच्छे बच्चे? 70 मिलियन बाबू। ठीक है, तो 5 माह की जब बच्ची होगी भ्रूण अवस्था में 70 मिलियन पुटक कोशिकाएं बनकर क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएंगी। क्योंकि मास्टर ये सब इतना जल्दी? हाँ बाबू, जब बच्ची गर्भ में होगी तभी ये सब क्रिया शुरू हो जाती है। लड़का में ऐसा नहीं है। लड़का में जब यौवन आरंभ प्रारंभ होगा तब वह कौन क्रिया होगी, इसमें नहीं होता है। बच्ची में गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। अब कहेंगे ऐसा नहीं बताइए कि 5 माह के बाद फिर बढ़ता रहेगा। नहीं बाबू, जब 6वां माह लगेगा तो इन पुटक कोशिकाओं का हाथ से प्रारंभ हो जाएगा। हाथ से मतलब हंसना नहीं, हाथ से मतलब नुकसान, कम होना,
कम होना, यानी जब 5 माह तक होगी, 1 माह से 5 माह तक बढ़ेगा, 6वें माह से घटना शुरू हो जाएगा। ये जो पुटक कोशिकाएं होंगी 6वें माह से क्या होंगी, घटना प्रारंभ कर देती हैं, कम होने लगती हैं। यानी जब 6वां माह लगेगा तो 6ठे माह से क्या होगा, इनमें हास्य प्रारंभ हो जाता है, हास्य प्रारंभ हो जाता है, हास्य प्रारंभ हो जाता है। हास्य 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 लॉस लिख देते हैं, हास्य मतलब तुम लोग हंसना समझ लोगे, लॉस, ठीक है। हास्य प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब बच्ची का जन्म होगा, जन्म के समय बच्ची के जन्म के समय बालक, बच्ची के जन्म के समय ये पुटक कोशिकाएं, ये जो पुटक कोशिकाएं होती हैं काफी ज्यादा घट जाती हैं। 5वें माह में 70 मिलियन थी, 5वें माह में कितना, 70 मिलियन थी। लेकिन मेरे देश के अच्छे बच्चे जन्म के समय एक घटकर 20 मिलियन हो जाती हैं। कितना मिलियन बाबू, 20 मिलियन पुटक कोशिकाएं। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, मुस्कुराते हुए हमारे गुरुजी ये बताइए कि क्या ये लगातार घटेगा, जन्म के बाद भी घटेगा? तो हम कहेंगे हाँ बाबू, जन्म के बाद भी घटेगा, ये घटता रहेगा और घटते घटते जब यौवनावस्था आएगी, यानी यौवनारंभ, जब इनमें यौवनारंभ प्रारंभ हो जाएगा तो यौवनारंभ का समय क्या होता है, यानी 12 से 13 वर्ष। जब बच्चियां बाबू 12 से 13 वर्ष की हो जाएगी, जब बच्ची 12 से 13 वर्ष, यानी बच्ची में जब यौवनारंभ प्रारंभ हो जाएगा, उस समय इसमें ये जो पुटक कोशिकाएं हैं इनकी संख्या लगभग 80,000 से 60,000 तक हो जाता है, घटकर 80,000 से 60,000 तक हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहां देख लीजिए, अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होगी। पहले माह में 1700 पुटक कोशिकाएं, 5वें माह तक बढ़ेगा, 5वें माह आते आते 5वें माह के समय 70 मिलियन हो जाती है, 6ठे माह से घटना शुरू हो जाता है, जन्म के समय 20 मिलियन, यौवना अवस्था यानी यौवना आरंभ के समय कितना, 60 से 80,000 के बीच हो जाता है। अब एक लाजवाब चीज बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जगह कहाँ है? जगह नहीं है, यही बता दे क्या, यही बता देते, इसको देखो घेर देते हैं। ये हरा हरा बादल है, हरा क्या है, बादल है। अब इस हरे बादल में आपको एक गजब चीज बताएं, 500 पुटक कोशिकाएं, 500 पुटक कोशिकाएं, इन 500 पुटक कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। ओवम यानी अंडाणु का निर्माण करेगा। याद रहेगा क्या? ये हरे कलर का जो बादल बनाए हैं, बादल में जो लिखे हैं, याद रहेगा क्या? 500 पुटक कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका ही अंडाणु का निर्माण करती है। याद रहेगा क्या? याद रहेगा? तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। नोट करो मेरे देश के अच्छे बच्चे, नोट करो। अब हम लोग समझते हैं ये जो अंडजनन की प्रक्रिया होती है ये कितने चरणों में संपन्न होती है। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो अंडजनन होगा, अंडजनन की ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है। 3 चरण। इसके कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण। अब कहेंगे तीनों चरण कौन कौन से हैं? तो इसका जो पहला चरण है उसे हम लोग कहते हैं गुणन प्रावस्था। क्या कहते हैं?
गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। इसके दूसरे चरण को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। और इसके तीसरे चरण को परिपक्वन, 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 परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था। तो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है मेरे देश के अच्छे बच्चे, ये जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है इसकी कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? तो आप कहेंगे सर 3 प्रावस्थाएं। हम पूछेंगे कौन कौन, तब आप कहेंगे गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। अब ये तीनों प्रावस्था कहां और कैसे होती हैं, आइए अब समझते हैं। तो देखिए अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है अंडाशय में होती है। अब कैसे होती है उसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, पूरा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। ये हमारा जर्म सेल है, ये क्या बना रहे हैं? तो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है उसमें जर्म सेल पाया जाता है। ये क्या पाया जा रहा है? जर्म सेल, जर्म सेल, जर्म सेल। क्या पाया जा रहा है बालक? जर्म, जर्म सेल। क्या पाया जा रहा है? जर्म सेल। अब ये जो जर्म सेल होता है इनका बार 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 समसूत्री विभाजन होगा। ये जो जर्म सेल होता है इस जर्म सेल का बार बार समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, बार बार इनका समसूत्री विभाजन होगा, बार बार इनका समसूत्री विभाजन होगा। अब जब इनका समसूत्री विभाजन हो जाएगा तब क्या होगा? ये एक से अधिक ढेर सारी संख्याओं में क्या करेंगी? कुछ सेल का निर्माण करती हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उगोनिया कहते हैं। अब ये जो उगोनिया होता है क्या होता है? ये अपने आकार को लगभग 200 गुना बढ़ा लेती हैं। ये जो संरचना है अपने आकार को 200 गुना बढ़ा लेंगी। कितना गुना? तो 200 गुना अपने आकार को क्या करती हैं? बढ़ा लेती हैं। जब ये अपने आकार को 200 गुना बढ़ा लेती हैं तो एक सेल तैयार होता है जिसे हम लोग प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। प्राइमरी ओसाइट, यानी इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं? हिंदी में प्राथमिक अंडक कोशिका, प्राथमिक अंडक कोशिका। और जो एक प्राथमिक अंडक कोशिका प्राइमरी ओसाइट होता है ये क्या होता है? ये द्विगुणित यानी 2n होता है। द्विगुणित यानी 2n होता है, द्विगुणित यानी 2n होता है। अब गजब काम क्या हुआ? प्राथमिक ओसाइड यानी प्राइमरी ओसाइड, प्राथमिक अंडक कोशिका का तो निर्माण हो गया। अब कहेंगे सर ये तो बड़ा मजा आ रहा है, 2 गुना बड़ा हो गया, प्राइमरी ओसाइड का निर्माण हो गया। हम कहें हाँ बाबू। कहेंगे सर इसके बाद बाबू अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होना है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होना है। लेकिन ये जो इसका अर्धसूत्री विभाजन होना है, लेकिन इसका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसका अर्धसूत्री विभाजन होना है बाबू, विभाजन।
और इसका जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहते हैं। लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन होना है ये क्या करता है, ये प्रोफेज वन के डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। ए प्रोफेज वन के डिप्लोटीन अवस्था में रुक जाता है। कहता है भाई साहब ये प्राइमरी oocyte हम तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो है प्रोफेज फर्स्ट जो है डिप्लोटीन अवस्था में क्या करता है, रुक जाता है। और जब ये पूरा होता है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। तब क्या होगी, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। यानी ये जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो होगा क्या, तो ये दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। जो पहली कोशिका होगी इसे हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यानी प्रथम कहिए चाहे प्राथमिक कहिए, प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते। एक बार चेक कर ले, कट तो नहीं रहा है। 1 मिनट बालक, 1 मिनट, हाँ यहां तक काम चल जाएगा, नहीं कट रहा है तो हो जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी प्रथम ध्रुवीय पिंड किसका निर्माण करता है, प्रथम ध्रुवीय पिंड का निर्माण करता है। इसके अलावा बालक, इसके अलावा सेकेंडरी oocyte का निर्माण करेगा। सेकेंडरी oocyte का निर्माण करता है। अब जो सेकेंडरी oocyte होता है इसे हम लोग द्वितीयक अंडक बोलते हैं। द्वितीयक अंडक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक अंडक बोलेंगे। यानी जब इसका प्राइमरी oocyte का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte का निर्माण होगा। अब सेकेंडरी oocyte का पुनः अर्धसूत्री विभाजन होना होता है जिसे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन सेकंड बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बोलते हैं। लेकिन ये सेकंड जो है, सेकेंडरी जो oocyte है इसका अर्धसूत्री विभाजन होने वाला होता है। पहले लिख देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। पहले जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था उसे फर्स्ट कहे थे, यहां इसे सेकंड कहेंगे। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, यहां अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होता है वो मेटाफेज में रुक जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, ये मेटाफेज में आके रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। और कब तक रुका रहता है, कब तक रुकेगा, ये कहता है सेकेंडरी oocyte क्या कह रहा है कि मालिक हमारा अर्धसूत्री विभाजन करा दो, लेकिन ये मेटाफेज में आके रुक जाएगा। ये नहीं हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा कब, तब होगा जब नर का शुक्राणु इस सेकेंडरी oocyte से आकर मिल ना जाए। नर का जो शुक्राणु है इस सेकेंडरी oocyte से आके मिल ना जाए, तब तक इसका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो रुका रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय इसका कंप्लीट नहीं होगा। तो कब होगा, जब शुक्राणुआ बाबुआ के इससे मिल जाएगा। और जब शुक्राणु आके इससे मिल जाएगा तब इनका अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो होगा कंप्लीट होगा। तो कब होता है, जब शुक्राणु आके मिल जाता। क्या लिखे यहां दिखा दिए हैं, जब शुक्राणु आके मिल जाएगा
तब अर्धसूत्री विभाजन इसका क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब यहां नीचे जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसी से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको हम लोग यही बना दिए हैं ताकि आप समझ जाइएगा। कहां बनाए हैं, वहां बना दिए हैं। अब इसका क्या होगा, जो अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो अर्धसूत्री विभाजन जो द्वितीय है, जो इसका अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है, वो अर्धसूत्री विभाजन इसका क्या होगा, अब होगा। अब इसका अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, अब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब होगा तो क्या करेगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी यहां निर्मित हुआ था, यहां सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। किसका, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। और उसके अलावा फिर यहां क्या होगा, यहां अंडाणु का निर्माण होगा जिसे ओवम कहते हैं। ओवम बोले तो अंडाणु मेरे देश के नौजवान, ओवम बोले तो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, यहां किसका निर्माण होगा, तो अंडाणु का निर्माण होगा। इतना बात समझ में आ गया क्या, इतना बात समझ में आ गया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, मास्टर ये देखिए यहां क्या किए हैं, यहां विभाजन कर दिए सेकेंडरी ओसाइट का, ये ओवम का, यहां ओवम बन गया, अंडाणु बन गया, यहां फर्स्ट पोलर बॉडी को छोड़ दिए, सेकंड पोलर बॉडी को छोड़ दिए। हम कहें बाबू अभी तक जो वैज्ञानिक हैं ससुर ई नहीं पता लगा पाए हैं कि फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडी का आगे चल के होता क्या है, यानी इसके बारे में अभी तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये नष्ट हो जाता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये ऐसे पड़ा रहता है, तो हम भी कह देते हैं ऐसे छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं, जब वो बताएगा तब तक आपका परीक्षा समाप्त हो जाएगा। समझ में आया, तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ, इसके अलावा फिर आपको इसकी जो प्रवस्थाएं होती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था, उसे पढ़ा देंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। आइए आइए हम लोग क्या करते हैं, आगे समझते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो क्रिया हुआ है, ये जो समसूत्री बार बार विभाजन होता है, इस अवस्था को हम लोग गुणन अवस्था कहते हैं या गुणन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणन प्रावस्था कहते हैं। बार बार चिल्लाने से, बार बार बोलने से, एक तो गला पहले से बैठा हुआ है, पकड़ ले रहा है, इसलिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ गई है। और गर्मी कितना भीषण पड़ रहा है वो तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो प्रवस्था होती है इसे गुणन प्रवस्था, उसके बाद आती है वृद्धि प्रवस्था। यहां पर देखिए 200 गुना बढ़ गया, 200 गुना बढ़ गया, यानी इस अवस्था को वृद्धि प्रवस्था कहेंगे, वृद्धि प्रावस्था कहेंगे। क्या बोलेंगे, वृद्धि प्रवस्था बोलेंगे। वृद्धि प्रवस्था के बाद सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण हुआ, सेकेंडरी ओसाइट से जब शुक्राणु मिला ओवम का निर्माण हुआ, यानी ये जो फेस होता है इसे परिपक्वन, यहां ना लिख के यहां लिख देते हैं परिपक्वन, परिपक्वन, परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे, तो परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, अब कहेंगे मास्टर अब क्या याद रखना है, तो याद ये रखना है मेरे देश के अच्छे बच्चे, याद ये रखना है कि देखिए जब तक प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होगा, समसूत्री विभाजन जर्म सेल से प्राइमरी ओसाइट तक का ये जो पूरी क्रिया यहां तक होगी, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यहां से लेकर प्राइमरी ओसाइट तक की जो क्रिया होगी ये जन्म से पूर्व होती है, यानी जन्म से पहले होगी। पूर्व मतलब क्या होता है मेरे देश के अच्छे बच्चे, पूर्व मतलब होगा पहले, ये सब जन्म के पूर्व होगा। इसके बाद की जो पूरी क्रिया होगी यहां तक ये जन्म के पश्चात होता है, जन्म के पश्चात
समझ जाइएगा। पश्चात पहले इसलिए कहे थे नोट कर लीजिए ताकि इसी में सिपाही हुई खींचेंगे, लाइन खींचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताओ यहां तक पूरी क्रिया जन्म से पूर्व, ये जो पूरी क्रिया है जन्म के पश्चात होता है। कब होता है? जन्म के पश्चात होता है। आपको आज के क्लास में पूरा अंड जनन की प्रक्रिया समझा दिया गया है। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा, और क्लास में मजा आ रहा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी पढ़ाई हो सके, आपके साथ साथ बेहतर ढंग से बोर्ड की तैयारी वो भी कर सके। अब उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।